हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसका यूनिट थर्ड। अभी तक हमने 2 यूनिट हम देख चुके हैं, जिसमें हमने लाइट को देखा, ह्यूमन आई को देखा, वन शॉट रिवीजन भी किया। उसके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो भी हमने सॉल्व किए, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, ट्राइस क्लासेस नाम से आप सर्च करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। आज हम इसी सीरीज में हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो कि यूनिट थर्ड है, उसका हम वन शॉट में पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। बाद में जो भी PYQs होंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, आइए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पहला यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करें, आखिर चार्ज है क्या। आइए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं चार्ज क्या है। तो क्लास 10th के हिसाब से जो आपको बताना होगा चार्ज क्या है, तो चार्ज क्या है, द एटॉमिक स्ट्रक्चर हैज़ रिवील्ड। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, जे थॉमसन का पढ़ा होगा, रदरफोर्ड अगर आप जानते होंगे, इतना पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इन सब मॉडल को आपको पढ़ने पे ये आइडिया लगा होगा आखिर चार्ज क्या है। द एटॉमिक स्ट्रक्चर हैज़ रिवील्ड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आप जानते भी होंगे, जैसे कुछ नाम बताइए पॉजिटिव चार्ज के, आप प्रोटॉन बोलेंगे तुरंत। आवेश कितना होता है, +1.6 10⁻⁻19 कूलम। सेम अगर आपसे पूछा जाए कि निगेटिव चार्ज कौन से होंगे, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन है सर। इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में होगा। वेयर इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ वाइल द प्रोटॉन्स हैव द एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज। इक्वल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा आपका, 1.6 10⁻⁻19 होगा, जो कि किस में होगा, पॉजिटिव चार्ज है। किस में होगा, कूलम में। इलेक्ट्रॉन पे सेम होगा, लेकिन उसका क्या होगा, वो निगेटिव में होगा, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो कहने का मतलब हम चार्ज के बारे में क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें शो करता है कि चार्ज हमारे कितने तरीके के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हम एग्जांपल देते हैं, जैसे प्रोटॉन का +1.6 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश हैं। अब इन्हीं आवेशों की वजह से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर का पूरा नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है। कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे चार्ज का ही सभी संगम होगा। चार्ज कैसे कैसे क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से हम बोलेंगे। जैसे हम करंट की बात करें, आखिर करंट क्या है, तो हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज के फ्लो को ही हम क्या बोल रहे हैं, करंट बोल रहे हैं। और अगर आप कैरियर की बात करते हैं तो क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसलिए क्या है, ये करंट फ्लो कर रहा है। हाँ, हालांकि क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगा, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में है, दैट इज द करंट। सेम हम देखेंगे आखिर करंट है क्या। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। अब ये भी बात है कि करंट किसमें होगा, कंडक्टर में होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन तो सभी चीजों में है, लेकिन वो फ्री नहीं है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज द क्या है, उसी में क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर सेकेंड या 1 सेकेंड, दैट इज द करंट। करंट को क्या लिखते हैं, ये होगा आपका चार्ज, और ये क्या है, टाइम है, Q/T। जहां पे Q हमें क्या शो करता है, चार्ज को, और T क्या शो करता है, समय को। इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट का मतलब इकाई क्या हम रखेंगे इसको, तो SI यूनिट में हम क्या लिखते हैं, SI मतलब या बोलिए MKS में, मीटर किलोग्राम सेकेंड में अगर हम बात करें, तो यहां पे क्या होगा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, हमारा कूलम होता, अभी कहा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और टाइम की यूनिट हम क्या लेते हैं, सेकेंड लेते हैं। तो 1 कूलम और 1 सेकेंड को जब हम रेशियो निकालेंगे वही क्या बनता है, 1 एम्पियर बनेगा। ये क्या बनेगा, 1 एम्पियर। तो हमारी जो करंट की यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, वो क्या है, एम्पियर में हम मेजर करेंगे। इन SI यूनिट में क्या बोलेंगे हम, एम्पियर में। बाकी इनकी छोटी यूनिट भी होती है, भाई कहीं करंट बहुत कम मात्रा में फ्लो कर रहा है, बहुत कम है, तो वहां पे क्या होगा, मिली एम्पियर में लेते हैं हम लोग। कहीं कहीं और कम मात्रा में हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। हम जानते हैं 1 मिली एम्पियर क्या है, 10⁻³
एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर क्या है, 10 की पावर -6, माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रोन, 10 पावर -6 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से भी हम मेजर करते हैं। द स्मॉल यूनिट ऑफ करंट आर 1 मिली एम्पियर, 10 की पावर -3 एम्पियर। ये 10 की पावर में है, ठीक है, ये क्या है, 10 की पावर में है, 10 की पावर -3, ध्यान रखना है। ये क्या है, 10 की पावर -6, इसे हम सिंबल क्या मिलते हैं, माइक्रो एम्पियर। देखिए ऐसा बनाया गया है ना, देखिए यू जैसा, लेकिन दोनों तरफ क्या निकली है, उसके देखिए पूंछ जैसा निकला हुआ है, उसे क्या बोलेंगे हम, माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, माइक्रो एम्पियर। समझ रहे होंगे बच्चों। आइए देखते हैं कैसे। 1 मिली एम्पियर हम क्या बोलेंगे भाई, 1 एम्पियर हमारी यूनिट है। एम्पियर क्या है कि 1 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा और 1 सेकंड में, दैट इज द 1 एम्पियर। ठीक है, डिफाइन कर लिया। लेकिन हमें ये और यूनिट हमें चाहिए कि अगर मान के चलिए बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में होता है कि वहाँ पे हमें ज़रूरत है कि इसको यूनिट बहुत कम है। जैसे मान के चलिए मैं कहूँ कि अगर हम कपड़े सिलवाने जाते हैं तो अगर हमारा नाप लेता है टेलर, तो कैसे लेगा वो, अपना इंची टेप में अपना इंच में लेगा या सेंटीमीटर में अपना मेजर करता है। अगर वहाँ पे उसी को कहा जाए कि तुम किलोमीटर में नापो, तो हम किलोमीटर में नहीं कर सकते ना। किलोमीटर में जैसी दूरी होगी वैसे हिसाब से हम यूनिट को मेजर करते हैं। अगर हमें कहीं दूर का रास्ता नापना हो तो हम क्या कहते हैं, किलोमीटर है, किलोमीटर में लेंगे। लेकिन अगर छोटी दूरियां नापनी है तो हम क्या करते हैं, उसको इंच में, सेंटीमीटर में, मीटर में हम करते हैं। अगर उससे भी छोटी दूरी है तो हम ये देखिए कि अगर कम दूरी के लिए चीज़ें नापनी हो तो उसको हम mm में लेते भी है, mm में भी करते हैं ना, इतने mm का है। सेम ऐसा है कि भाई हमें अगर इतनी करंट की जरूरत है कि जहां पे इतनी करंट हो 1 एम्पियर बोलेंगे, लेकिन अगर स्मॉल यूनिट लेना है तो उसे क्या बोलेंगे, 1 मिली एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, 10 की पावर -3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर को हम क्या बोलेंगे, 10 की पावर -6 एम्पियर, 10 की पावर -6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर क्या होगा, 10 की पावर -6 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होगा। कोई इसमें शंका समाधान की बात नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। चार्ज हमने क्या कहा, चार्ज क्या, द एटॉमिक स्ट्रक्चर हैज रिवील्ड। भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो हमको पता चला है ना चार्ज क्या है। जे थॉमसन बताए 1898 में कि भाई इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता है उसमें, बीज की तरह है, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। तो वहां से इलेक्ट्रॉन का आया ना, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। रदरफोर्ड ने अपना कहा कि भाई न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो इन सब चीजों से हमें क्या मिला, एक कॉन्सेप्ट मिला कि चार्ज होते हैं। और वो चार्ज कैसे हैं कि द एटॉमिक स्ट्रक्चर हैज रिवील्ड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, एंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ एंड व्हाइल द प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे हमारा चार्ज दोनों पे इक्वल होगा, दोनों पे चार्ज हमारा इक्वल होता है। प्रोटॉन पे भी कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे भी वही चार्ज होगा। लेकिन फर्क क्या होगा, एक हमारा प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, आसानी से आप लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ये बोलिए या आप बोलिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, वो भी करंट। करंट दिखाते कैसे हैं, I = चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम Q से अगर दिखा रहे हैं, कहीं कहीं स्मॉल q से भी दिखाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे सिंबल से, Q/T लिखेंगे, दैट इज द करंट। SI यूनिट क्या होगा, 1 कूलम। 1 सेकेंड को हम ये क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे, 1 एम्पियर। इसकी स्मॉल यूनिट भी होती है, 1 मिली एम्पियर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर क्या है, 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर। 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 10 की पावर -6। अच्छा, इसमें कई भी आ सकते हैं, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, 1 नैनो होता है। तो ये सब जी यूनिट है। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, 10 की पावर -10, ठीक है। और ये क्या होगा, 10 की पावर -9, ठीक है। फर्मी होता है, पीको होता है, तो कई होते हैं, लेकिन हमें यहां तक जानकारी रखनी है कि स्मॉल यूनिट ये भी होता है, जहां पे मिली का मतलब 10 की पावर -3 है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 है। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है बस मन में, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ऐसा। चलिए अगली बार ये करते हैं कि अगली बात ये है कि करंट में भी डायरेक्ट वायरिंग और अल्टरनेटिव। मतलब कहने का मतलब ये देखिए, आपने कभी विचार किया होगा करंट हमारे
एक करंट आप देखते हैं घरों में, ये आपके जो वायर खींचे हुए हैं, खंभों से वायर आते हैं, वो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जहाँ पे मीटर लगा होता है आपके घर में करंट आ रहा है। दूसरा करंट ये भी होता है कि हम बैटरी से भी करंट लेते हैं, आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, तो वो भी तो स्टोर कर रहा है करंट को। अब नहीं, ये आप दिमाग लगाने वाली बात ये है कि आप एक करंट हमारा वायर से आ रहा है जहां पे हमारी ये सभी चीजें चल रही हैं। दूसरा क्या होता है, एक डीसी करंट होता है जो कि हमें बैटरी देता है। अच्छा, बैटरी डीसी ही देगा, लेकिन जो आपका इन्वर्टर लगा हुआ, देखिए इन्वर्टर चेंज करने वाला, कई बार बताया भी आपको, इन्वर्टर मतलब चेंज करने वाला, उस बैटरी के डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा, एसी में। मतलब हमारी दो तरह के करंट होंगे। पहला कौन सा होगा, एसी करंट, मतलब फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, जो चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। और दूसरा क्या है हमारा, इसी में आपका, इसी सीरीज में आएगा आपका डीसी करंट, जो कि हमारा क्या होगा, डायरेक्ट करंट होगा। वो एक सिंपल सा एक वोल्टेज पे वो हमेशा चलता रहेगा। अगर 12 वोल्ट का है तो वो उतने पे ही रहेगा, कोई उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। लेकिन हमारा अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है, अगर हम 220 बोल रहे हैं तो अब उसमें इतना ही आपको बता सकते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से क्या होगा, 220 वोल्ट अगर है तो वो क्या करता है, वेरी करता है, जीरो होता रहता है, फिर 220, ठीक है, जो भी इसकी पीक वैल्यू भी होती है उस पे वो चलता है, इस तरह से वो चलेगा। मतलब उसका वेरिएशन होता है और डीसी करंट का कोई वेरिएशन नहीं होता है। कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछते होंगे, यहां तो नहीं है लेकिन आप अपने दिमाग में रखिएगा कि एसी और डीसी में ज्यादा डेंजरस कौन सा है, तो आप किसको बताएंगे, एसी करंट। वो चेंज होता रहता है, उसका वेरिएशन हाई होगा, उसकी पीक वैल्यू क्या होती है, 220 आपके घर में आ रहा है, 311 वोल्ट उसको करता है पीक वैल्यू ऑफ, जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा या इफेक्टिव करंट होगा वो क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। 220 वोल्ट लिखा रहता है लेकिन वो रहता कितना है, 311, इसलिए कौन ज्यादा डेंजरस है, दैट इज एसी। ये बातें थोड़ा मन में रखिएगा। बाकी आप देखिए, हम कहते हैं करंट कितने तरह का है, ये है कि एक करंट हमारा क्या है कि टाइम के साथ करंट हमारा क्या है, सेम ऐसा है। अगर यहां पे 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर है बस, लेकिन यहां पे देखिए टाइम के साथ क्या है, देखिए करंट ऐसे जा रहा है, ये देखिए, देखिए उल्टा सीधा, कभी जीरो कभी निगेटिव, देखिए यहां पॉजिटिव हो गया, फिर निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव, इस तरह से ये वेरी करता है। यहां पे जीरो हो रहा है, तो इस तरह के जो करंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, या इसी को बोलते हैं आप लोग, जो घरों में करंट आती है खंभों से, उसे क्या बोलते हैं, एसी। जो हम बैटरी से करंट लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डीसी। जैसे सेल हुए आपके, सेल है या बैटरी है, वो सब कैसे करंट देंगे आपको, डीसी करंट देंगे। अगला इसी में है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिफाइन करेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझिएगा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पर लिखा द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं, यूनिट ये मेन है। नहीं, अगर यूनिट की जगह पॉजिटिव चार्ज कर देंगे वही क्या बन जाए, एनर्जी बन जाएगा। यही दोनों में अंतर है ना, बस क्या कहेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए रिफरेंस, कहीं पे रिफरेंस होगा, हो सकता है उसी फील्ड में हो, ए से बी तक ला रहे हो, या हो सकता है आप बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, रिलेटिव वर्ड है, जहां कि उसके फील्ड से बाहर होगा। रिफरेंस पॉइंट टू ए पॉइंट, ठीक है, या हम उसे स्पेसिफिक पॉइंट भी बोलते हैं। अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वहां पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम किससे दिखाते हैं, V से। फिर समझिएगा, इस बात को ध्यान समझिए, कहने का मतलब मेरा यह है कि यहां पर हम कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए पॉइंट, यहां लिखा हुआ कोई पॉइंट होगा उस फील्ड में, कहीं से हम ले, जैसे मान चलिए ये यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, अब इसका कोई ना कोई क्षेत्र होगा ना, ऐसे चारों ओर। अरे ऐसा ही समझिए, जैसे देखिए यहां पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे कोई मैग्नेट होता है, आप रखते हैं ना बार मैग्नेट, या मैग्नेट हमेशा देखा होगा, स्पीकर के पीछे लगा होगा, खेला भी होगा उससे। लेकिन आप समझिए मैग्नेट का एक क्षेत्र होता है ना, कि जहां पे अगर दूसरा कोई मैग्नेट आए तो क्या होगा, दोनों चिपक जाते हैं।
लेकिन कुछ रेंज के बाहर अगर आप रख दीजिए ना, कभी देखिएगा कि रेंज से बाहर हो तब इस पे कोई असर नहीं होता। तो इस मैग्नेट के लिए ये वाला जो छोटा वाला मैग्नेट है या आयरन का टुकड़ा है वो क्या होगा, इनफाइनाइट पे है। मेरी बात समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको कि जहां तक ये इनफाइनाइट वर्ड ही रिलेटिव है, इनफाइनाइट अलग अलग चीजों पे अलग अलग डिफाइन होगा। इसके लिए इनफाइनाइट क्या है कि जहां पर इसका क्षेत्र काम करना बंद कर दे, जहां पर इस मैग्नेट का क्षेत्र इस दूसरे मैग्नेट पे काम करना बंद कर दे, दैट इज द इनफाइनाइट। इसके लिए उसी को बोलते हैं। वैसा ही सेम है कि भाई चार्ज भी ऐसा ही करता है, तो चार्ज के लिए भी क्या होगा, ये एक चार्ज पार्टिकल है तो इसका एक कोई क्षेत्र होगा ऐसा। अब मान के चलिए ये कोई चार्ज है Q1, ठीक है। अब यहां पे कोई Q चार्ज है, इसको मैं ले आ रहा हूं, यूनिट चार्ज है, ये Q0 बोल देता हूं, या इसे Q बोलिए। ये Q चार्ज है, ये Q0 है, टेस्ट चार्ज बोलेंगे, जो क्या है यूनिट चार्ज है। इसका वैल्यू कितनी है 1 कूलम। इसको क्या करते हैं, अब ये इसके क्षेत्र से बाहर है तो कहां है, इनफाइनाइट पे या किसी पॉइंट पे होगा। एक रेफरेंस पॉइंट से इसके क्षेत्र में जैसे ही यहां पहुंचेगा, पहले तो चार्ज नहीं काम कर, जैसे ही यहां पहुंचेगा ये चार्ज क्या कर रहा है, इस पे काम करना चालू कर देगा। अब चाहे वो दो तरह के फोर्स लगेंगे ना इस पे, चाहे वो इसको खींचे या बाहर करे, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, तो उसके अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा ना। एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वो जो वर्क डन होगा वही स्टोर होगा किस रूप में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में। ये तो समझाने के लिए था, लेकिन आपको याद क्या रखना है मन में, सिर्फ आपको सिंपल सा ये याद रखना है। आपको डिफाइन करना कैसे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे आपसे क्या कहना, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट, ये ध्यान रखना है। क्या रखना है कि यूनिट आपको जरूर लिखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू ए पॉइंट अगेंस्ट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन कैसे करते हैं, V इक्वल्स टू वर्क डन, जो वर्क करेंगे उसमें डिवाइड करेंगे किससे, चार्ज से। कौन से चार्ज से, जहां पे हम ले आ रहे हैं, जिसको ले आ रहे हैं, नहीं वो तो यूनिट चार्ज है, जहां पर ले आ रहे हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होगी, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कुलाम होगी, और इन दोनों को 1 जूल 1 कुलाम के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। इसलिए हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होगी वो क्या होगी, वोल्ट में लेते हैं, वोल्ट में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होगी वो किस में होगी, वोल्ट में। 1 जूल 1 कुलाम के रेशियो को बोलते हैं 1 वोल्ट। इसे किससे दिखाते हैं हम, कैपिटल V से। कैपिटल V से दिखाएंगे क्या, किसको दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अगला टॉपिक देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मान चलिए ये ऐसा कुछ क्षेत्र है जहां पे चार्ज वगैरह होंगे, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा इस चार्ज के कारण से, मान लेते हैं वो समथिंग है VA, मान लेते हैं यहां पे है VB, यहां पे है, भाई अलग अलग होगा ना यहाँ पे, यहाँ पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और इसको हम वर्ड में वहां पे कैसे लिख के आएंगे, देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट फिर भी देखिए पोटेंशियल ही है ना, पोटेंशियल है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां से ला रहे हैं और जहां पे ले जा रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर क्या कर रहे हैं, VAB, कहीं से हम ला रहे होंगे कि भाई हम B से A तक ला रहे हैं या A से B तक ले जा रहे हैं, तो VB माइनस VA होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन B तक लाने में कितना हुआ, चार्ज से डिवाइड करिए जो चार्ज वहां पे है। दूसरा वर्क डन A को A पे लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा, और चार्ज से डिवाइड करिए। कौन सा चार्ज है, जिसके क्षेत्र में हम आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं। इट हैज द सेम SI यूनिट एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब वोल्ट में ही नापेंगे इसको भी, मेजर किस में करेंगे, वोल्ट में। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब देखिए यहां पर होगा द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू बी ब्रिंगिंग, अब देखिए यहां पे यूनिट चार्ज नहीं बल्कि चार्ज है, टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ ए सोर्स ऑफ एनर्जी।
ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। इसे हम किससे दिखाएंगे, यहां पे यू से भी यू से दिखाएंगे, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, हमारा एनर्जी है तो इससे किसमें मेजर करेंगे, जूल में मेजर करेंगे। चलिए अब इसमें क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हमें सिंबल भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ रहे हैं तो हमें सिंबल भी पता होने चाहिए। इसमें कौन कौन से सर्किट के दौरान कौन कौन से सिंबल हम यूज करेंगे, उन सिंबल को भी रिमेंबर रखना होगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे ये भी पूछेंगे। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है। एक देखिए ऐसे लाइन खींचिए, एक बड़ी डंडी एक छोटी, जो छोटा वाला डंडा होगा उसे क्या बोलेंगे माइनस, बड़े वाले डंडे को हम क्या बोलेंगे प्लस। बैटरी का सिंबल क्या है, कई सेल को आप जोड़ दीजिए, देखिए एक सेल है यहां पे, 2 3 4, 4 सेल को जोड़िए क्या बन जाएगा, बैटरी बोल देंगे। लैंप क्या होता है, इस तरह से एक गोला बनाइए उसमें क्रॉस करिए, दैट इज द लैंप। ये देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हम कैसे बनाएंगे, एक गोले में देखिए इसे स्प्रिंग, वही जैसे बल्ब आप देखिए, अगर पहले समय का आप बल्ब देखिए जो सूर्या या फिलिप्स का आता था, उसमें क्या ऐसे बने रहता है ना टंगस्टन की स्प्रिंग, देखिए वैसे स्प्रिंग जैसा बना दीजिए, उसे क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक बल्ब की। जब इस तरह का सिंबल हो तो क्या है, ओपन है, ठीक है, ओपन है, करंट जा रहा है। और जब यह की मतलब स्विच, जानते हैं ना जिससे स्विच ऑन ऑफ करते हैं, वही वाला की। और क्लोज्ड है तो क्या सिंबल होगा, उसमें डॉट लगा दीजिए। अब देखिए जब एक दूसरे को वायर टच नहीं करते, जैसे मान चलिए कि घरों में ऐसा है कि एक वायर ऐसे जा रहा है, दूसरा वायर इसको क्रॉस कर रहा है, तो हमें यह दिखाना है कि दोनों वायर आपस में टच नहीं करते हैं, जुड़े हुए नहीं है, तो हम कैसे दिखाएंगे, एक ऐसे एक दूसरे को ऐसे दिखा देंगे उसके ऊपर, देखिए वायर क्रॉसिंग ऐसे दिखा देंगे, मतलब ये वायर आपका इस पे टच नहीं है, ये उसके ऊपर से जा रहा है। इस सर्किट में दिखाने का तरीका होगा। और देखिए एक होता है हमारा रजिस्टर, अभी इसके बारे में करेंगे। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, ये ओम के नियम से आपका आया है, तो इनको सिंबल में ऐसे दिखाएंगे, जैसे वो मशीन ईसीजी मशीन नहीं चलती हॉस्पिटल में, कोई जिंदा है तो ये चलता रहता है, वही वाला है ये, उसे क्या बोलेंगे हम रजिस्टर। रियोस्टेट क्या होता है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, आपने कभी देखा हो, जैसे देखिए कभी कभी इसको देखा होगा, जैसे हम यूज करते हैं कि इसका क्या होगा कि इसका हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, जितना हमको, जैसे एक रेजिस्टेंस का आप जो आपने लगा दिया कि 1 किलो ओम 10 किलो ओम 1 मेगा ओम लगा दिया तो लगा दिया, ओम में इसका होगा, मेजर करेंगे रेजिस्टेंस को। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम मेजर, यूनिट किसका हो, इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। लेकिन यहां पे क्या है, अगर हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की जरूरत है किसी सर्किट में, कि हमें कुछ देर बाद रेजिस्टेंस और कम करना है, ज्यादा करना है, तो उसमें हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ऐसा सिंबल होगा, जहां पे या तो ऐसा बना के इस पे एरो दिखा दीजिए, वही क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, या उसी को बोलते हैं रियोस्टेट। अमीटर का सिंबल क्या होगा, एक गोला बना के, अच्छा अमीटर हमेशा किस में जुड़ेगा, सर्किट में हमेशा किस में जुड़ेगा, सीरीज में, और ये सिंबल होगा उसमें। अमीटर देखिए ए से बनाई, कितना सिंपल है, ए लिखा है तो अमीटर है, वी लिखा है तो उसे वोल्ट मीटर बोलेंगे। इसको कैसे जोड़ते हैं हमेशा सर्किट में, पैरेलल में। गैल्वेनोमीटर अगर जोड़ना है उसमें जी लिखिए, ठीक है, ये आपका बता देगा। दूसरा क्या है, एसी सोर्स अगर आपको जोड़ना है सर्किट में, एसी सोर्स ये है, देखिए सिंबल है, एसी सोर्स का मतलब देखिए वैसे बना हुआ है, डायरेक्ट में नहीं है, देखिए इसे पल्स के रूप में, अगर बीच में पल्स बना देंगे उसे क्या बोलेंगे हम, ये बोल देंगे। गैल्वेनोमीटर आपका जोड़ना है जहां पे भी, ये भी करंट आपका स्मॉल करंट मेजर करेगा, जहां पे स्मॉल करंट मेजर करना हो वहां पे हम क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अच्छा गैल्वेनोमीटर की खासियत क्या है, इसको वोल्टमीटर अमीटर दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप आगे क्लासों में, लेकिन अभी जान लीजिए गैल्वेनोमीटर क्या है, ऐसा डिवाइस है जो वोल्टमीटर भी बना सकते हैं इससे, अमीटर भी बना सकते हैं। और ये हमारा एसी सोर्स होता है। देखिए डीसी सोर्स लगाने का तरीका क्या होता है, हम सिंपल सा भी बैटरी बताए थे ना, बैटरी का सिंबल ऐसा है, एक प्लस एक माइनस, जो बड़ा वाला डंडा होगा उसे क्या बोलेंगे प्लस, छोटे वाले को माइनस। लेकिन गैल्वेनोमीटर का सिंबल क्या है, उसमें जी लिखिए, वोल्टमीटर में कितना आसान है, वी लिखिए, अमीटर में ए लिखिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या, रजिस्टर ऐसे होता है, उसमें एक एरो बना दीजिए या ऐसे बना दीजिए, उसे क्या बोलेंगे रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, जहां पे हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। एसी सोर्स का सिंबल, उसमें पल्स बनाइए, हमने बताया कि ऐसे पल्स के रूप में चलेगा ना, डीसी सीधा चलता है, अगर जितने एम्पियर का है उतना ही रहेगा, यहां पे क्या करंट टाइम के साथ चेंज होगा,
जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, ऐसे होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये सर्किट सिंबल हैं आपके। आइए देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है, इसे बोलते हैं ओम्स लॉ। अब क्या है, हम अगर कोई वायर लेते हैं, ये खोज महान साइंटिस्ट ओम सर का है, उन्होंने इसको बहुत पहले खोजा था 1821 वगैरह में, लेकिन इसको जब पेटेंट होते होते रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से लगभग बहुत समय लगा, लगभग लगा 1852 के आसपास। 1845 में तो जमा किया, उसके बाद 1852 में जाके क्या हुआ, इनको ये मान्यता मिली कि हाँ चलिए ओम सर के नाम पे है। तो उन्होंने कहा अगर मान चलिए कोई कंडक्टर है और उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज ना की जाए, फिजिकल कंडीशन से क्या मतलब है, उसका टेम्परेचर हम चेंज ना करें किसी भी तरीके से, और ऐसी सभी चीजें हम क्या करें, इसको कांस्टेंट रखें, तो जो इसमें करंट फ्लो करेगा, जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वो क्या होगा, करंट जो होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, V प्रोपोर्शनल टू I। दैट इज अंडर द सिमिलर फिजिकल कंडीशंस, देखिए सिमिलर फिजिकल कंडीशन, द current flowing through a conductor is directly proportional to the difference in the potential applied across the end, that is I proportional R या V proportional, ऐसे लिखेंगे। R is a resistance offered, R क्या है, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, इसमें हमने क्या, इसका फिजिकल कंडीशन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ना टेम्परेचर वगैरह हम कुछ इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में अगर हम इसमें एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ये वोल्टेज क्या करेगा कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा और इसके क्रॉस वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, उसे हम बोल देते हैं डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस, या हम V से भी दिखा सकते हैं कि V है। तो यहाँ पे जो V होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा I के, या I प्रोपोर्शनल V होगा। यहीं पे अगर प्रोपोर्शनल का साइन हमेशा जानते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, दैट इज IR, V इक्वल्स टू IR। जहां पे ये कांस्टेंट जो आता है, ये R जो आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस किसका होगा, रजिस्टर का होगा। भाई एक कंपोनेंट होगा जिसका नाम क्या होगा, रजिस्टर होगा, और उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस, उसको हम किससे दिखाते हैं, R से। ये था ओम्स लॉ। तो ओम का नियम यही है कि अंडर द सिमिलर फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, एंड दैट इज I प्रोपोर्शनल V बोले, यहाँ V प्रोपोर्शनल I बोले, और V इक्वल, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे क्या आएगा, इक्वल का साइन, वहां पे एक कांस्टेंट आएगा, और वही कांस्टेंट हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका होगा, ध्यान रखिए टर्मिनोलॉजी में, इसमें ध्यान रखिएगा, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा। जो हमारा कंपोनेंट होता है रजिस्टर, कोई मेटल है उसका कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपोज करेगा करंट फ्लो का, और वही फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस है। और जो ये पूरी फिनोमिना, जैसे उसका कुछ मटेरियल जो होगा, जो सब्सटेंस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे। तो उसका रेजिस्टेंस होगा जिसे हम R से दिखाते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा, SI यूनिट में हम ओम में इसको मेजर करते हैं, ओम में मेजर करेंगे। चलिए ग्राफिकल देखते हैं। हमने देखा V इक्वल्स टू IR है, क्या देखा, V इक्वल्स टू IR हमने देखा, V इक्वल्स टू IR। अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर ज्योमेट्री अगर हमने पढ़ा है, तो हम जानते होंगे कि Y इक्वल्स टू MX एक इक्वेशन होता है, जहां पर क्या है, ये क्या है, ओरिजिन से होके जाने वाली स्ट्रेट लाइन है। अगर हम कहें कि Y एक्सिस में, जैसे वहां पे हम बनाते हैं ऐसा ना, इधर Y है, इधर X है, ये इक्वेशन बन गया इसका, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होगा, ओरिजिन से होके जाएगा, और जहां पे M क्या है, इसका ग्रेडियंट है। सेम वैसा इसको भी बना सकते हैं ना, कि अगर हम इसको V को Y की जगह हम क्या V माने, X की जगह हम क्या माने, I माने, तो जो हमारा ये लाइन है यही क्या कहलाएगा, हमारा V इक्वल्स टू IR। और जहां पे ये जो एंगल बनाएगा वही कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है उसका। अगर यही कहे कि भाई ये 30 डिग्री आपका दिया हुआ है, आपसे पूछे बताइए उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, √3 बोल देंगे, √3 ओम, या बोलेंगे 1.732 ओम। तो ये तरीका है।
ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्लोप वी आई इज द मेजर द रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ऑफर्ड बाई आर, एंड यहां पे देखिए द अपोजिशन कॉज टू द फ्लो ऑफ करेंट, यही तो बोला, करंट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये भी आप बता सकते हैं कि द अपोजिशन कॉज्ड टू द फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस आपसे पूछता है तो यही लिखेंगे आप, ठीक है। द अपोजिशन कॉज टू द फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए हमने आर इक्वल टू यहां से निकाल सकते हैं क्या, आर इक्वल टू कितना होगा, वी अपॉन आई, जहां पे क्या होगा 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। यहां देखिए 1 ओम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या हम इसे सिंबल बना के लिखेंगे, देखिए 1 ओम, या इसी को हम कैसे बनाते हैं 1, देखिए ऐसे सिंबल है, ये क्या है 1 ओम का सिंबल है, देखिए इस तरह से बनाएंगे 1 ओम। थोड़ा और बात करते हैं रेजिस्टेंस के विषय में। रेजिस्टेंस क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए पीछे अभी हमने देखा ना, ये रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका, और क्या है करंट है, सेम देखिए यहां पे है, द रेशियो ऑफ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इट, एंड इन फैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मीन्स द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। ये तो अभी पीछे भी देखा, तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, बाकी वही सही है, आपका छोटा सा डिफिनेशन है, आपको याद रहेगा। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या है, पहला तो हमारा होगा लेंथ, भाई जितना बड़ा लेंथ होगा कंडक्टर को उतना ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। हम कहें 10 मीटर का वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर का वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 10 मीटर के वायर का रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा। दूसरा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब आर जो प्रोपोर्शनल होगा उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अगली बात देखिए, अब देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कहां करता है, उसके सरफेस पे फ्लो करेगा, उसके सरफेस पे फ्लो करेगा ना। यहां पे देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। कहने का मतलब ये है कि ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए हमें 100 आदमियों के एक रोड से जाना है, 100 आदमी को एक गली से निकलना है। अब एक गली, उसमें जो एक आदमी जा सकता है, बस उस गली में क्या है, एक आदमी जा सकते हैं एक समय में, तो 100 आदमी को निकलना होगा तो 1 बाई 1 निकलेंगे, समय ज्यादा लगेगा हमको। तो एक प्रकार से ये रेजिस्टेंस की समझिए कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मैं बात कर रहा हूं कि 100 आदमी को पतली गली से निकलना है, लेकिन वही अगर मान चलिए वही गली का जो चौड़ाई है बढ़ा दी जाए, मान चलिए 20 फीट 25 फीट कर दिया जाए, 30 फीट कर दिया जाए, जितने आदमी हो सकता है साथ में आगे पीछे निकल जाए, तुरंत निकलेंगे, ज्यादा जल्दी से निकलेंगे। सेम ऐसा है, अगर किसी वायर को बहुत पतला बनाया जाए तो उसका क्या होगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करता है, उसके सरफेस से फ्लो करेगा। अगर वायर बहुत पतला है तो उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, जिससे क्या होगा, उसको फ्लो करने में क्या होगा, दिक्कत होगी। लेकिन अगर उसका एरिया बढ़ा दिया जाए, उसका एरिया बढ़ा दिया तो हमारा क्या होगा, बहुत आसानी से कैरियर फ्लो करेंगे, और इससे क्या होगा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पे हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सेम ऐसा यहां पे है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन, देखिए यहां पे है कि जितना हम एरिया बढ़ाएंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब यही है भाई, अगर पतला सा वायर है, इसके सरफेस से जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, कम चार्ज कैरियर जा पाएंगे एक साथ में, और इसी के बोलेंगे हाँ भाई रेजिस्टेंस इसका इस वजह से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अगर यही हम कहें ज्यादा कर दें इसको मोटा, अब इलेक्ट्रॉन सब जगह से आराम से जा रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, घट गया ना। इसका मतलब क्या है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। मतलब जितना ज्यादा हम क्रॉस सेक्शन एरिया रखेंगे, करंट उतना आसानी से फ्लो करेगा। अगली बात है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। कैसे, अगर आपने कभी देखा होगा कि अलग अलग घरों में वायरिंग होती है, अलग अलग वायरिंग होती है, अच्छे वायर के, जैसे एक वायर आपने सुना होगा, पहले तो आयरन का भी वायर आता है,
₹1 मीटर वाला पतला सा। एल्युमिनियम आता है, कॉपर आता है। तो इन सब में देखिए, अगर आप देखेंगे सबसे महंगा कौन सा होता है? कॉपर का। एल्युमिनियम का भी सस्ता होगा। तो इन सब में कहने का मतलब उसके मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसीलिए तो वायर अच्छा लगवाने का प्रयास करिए कि जिससे रेजिस्टेंस उसमें कम हो, वायर में हीट कम होगा। भाई रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या वायर हीट करता है, कभी कभी उसी की वजह से शॉर्ट सर्किट या आग लगने का भाई शॉर्ट सर्किट हुआ, कहीं लकड़ी का कोई सामान या वैसा कुछ जल जाएगा, उसमें आग लग जाती है। इसलिए रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो उसके मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। देखिए कैसे, टू रेजिस्टेंस मेड अप of the same length and the same area of cross section but the different material have the different resistance। उसका मटेरियल जो जैसा होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। मान के चलिए कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा अपेक्षा किसके? आयरन या एल्युमिनियम के वायर से। तो इस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहां से देखिए हमने क्या कहा, आर प्रोपोर्शनल होगा एल। एल के प्रोपोर्शनल था, ए के इनवर्सली नीचे लिखेंगे। और जब इक्वल का साइन लगाते हैं यहां पे देखिए क्या आया, रो बोलते हैं इसको, रो। इसे क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, L अपॉन ए। या हम लिख सकते हैं कि रो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आर ए इंटू अपॉन में L। जहां पे रो को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी जिसकी SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? ओम। देखिए यहां से लिखेंगे, ओम है आपका। ए मतलब क्या हुआ? एरिया है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। L मीटर में होगा तो हम क्या बोलेंगे? ओम मीटर। इसका यूनिट क्या होगा? ओम और मीटर। अच्छा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा हम हीट इंक्रीज करेंगे हमारा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। कोई भी कंडक्टर है उसकी हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए, विद द राइज टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस क्या करता है? इंक्रीज करता है। कब? जब राइज करेंगे उसका टेम्परेचर। एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर। एंड सर्टेन एलॉय लाइक द नाइक्रोम, मैग्नीन, हुज रेजिस्टेंस वेरी नेग्लिजिबल विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो कुछ एलॉय ऐसे हैं जिनका बहुत कम बढ़ेगा तो उनका भी टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन थोड़ा सा कम होगा औरों की अपेक्षा। आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी क्या होगा। रेजिस्टिविटी क्या है? हम किससे दिखाते हैं? रो से। इधर है रो। इस हाथ के देखिए बाएं वाले हाथ की तरफ जो हो उसे क्या बोलते हैं? हम रो बोलेंगे। उसे क्या बोलते हैं हम? रो। एक और होता है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। देखिए क्या बोलेंगे हम इसको? रो बोलते हैं। इधर वाला जो होगा उसे सिग्मा बोलते हैं, उसे कंडक्टिविटी बोलेंगे। इधर वाले को रो, लेफ्ट वाले में क्या बोलते हैं? अपनी तरफ से देखिए, कैमरे में दिख रहा होगा। इधर वाले को रो, इधर वाले को सिग्मा। इसे कंडक्टिविटी बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। ओके, चलिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। चलिए ये देखिए आपका बना हुआ है, लीनियरली इंक्रीज करेगा। रो और टी में है ग्राफ बना हुआ। दूसरा क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर के बारे में आप नहीं जानते होंगे, ठीक है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। इसका क्या होता है कि ये सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, वो आप बात नहीं करेंगे इसके विषय में, आप में लिखा हुआ है, थोड़ा बता देंगे। सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस और घटेगा। एक ऐसा मटेरियल, वो अलग मटेरियल है। हम 3 तरह के मटेरियल पढ़ेंगे, कंडक्टर है, इंसुलेटर है एंड सेमीकंडक्टर। वो बहुत आगे की बात है, उससे हमें मतलब नहीं, ये नहीं है, ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद द राइज इन द टेम्परेचर इन द इंसुलेटर। तो ये है कि रेजिस्टिविटी क्या करता है? इंक्रीज करता है विद द राइज इन द टेम्परेचर इन द इंसुलेटर। चलिए अब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखें। रेजिस्टेंस हमारे 2 तरीके से जोड़े जा सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे हम कहें 2 रेजिस्टेंस है, एक हमारा R1 है, देखिए यही तो सिंबल है ना इसका, एक हमारा R2। अगर R1 R2 को इस तरह जोड़ा जाए कि एक के आगे एक लगा दिया जाए, देखिए इस तरीके से, ये R1 है, ये क्या है? R2 है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज, एक के आगे क्या लगा दिया, दूसरा लगा दिया। लेकिन हम क्या करें, दोनों के छोर को एक तरफ रखें। देखिए जैसे R1 को ऐसे रखा
और क्या R2 को फिर से उसी के दोनों छोर को मिला के ऐसे बनाया, इस वाले इंड को और इस वाले इंड को एक तरफ रखा और दूसरे वाले के भी ऐसे रखा, ये R1 है ये R2 है। इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या समझना है कि दोनों सीरीज में जोड़िए, क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। वर्ड में ही छुपा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों को एक एंड पे इसको जोड़िए, एक एंड पे इसको जोड़िए, इसे क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हो सकता है कहीं कहीं ऐसा भी हो कि क्या हो कि दोनों को एक साथ जोड़े, यहां पे एक रेजिस्टेंस जोड़ा, उसके बाद दूसरे में कैसे जोड़ दें हम? एक यहां पे देखिए ऐसे जोड़ दें, फिर इसके आगे भी एक जोड़ दें, ऐसे हो। यहां पे देखिए ये पैरेलल में है, ये दोनों की, ये क्या है? बाद में इसको सॉल्व करेंगे हम इसको, ये कई बार पता नहीं कितने क्वेश्चन किए हैं, कर सकते हैं ना इसको। मान चलिए 1 ओम है, ये कितना है? 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 1 ओम है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे जोड़ते हैं हम अभी बताएंगे आपको। और ये 1 ओम है, ये क्या है? 1 ओम है। इन सब करने का तरीका सब आप जानते हैं, ये तो रिवीजन क्लास है, फिर भी आप समझते रहिए सब कुछ, ध्यान से देखिए, बड़ी जल्दी में आपका सब कुछ हो जाएगा, पूरा रिवीजन होगा अच्छे से। यहां पे हमने क्या किया? एक हमने बैटरी लगाया है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द बैटरी, और ये हमारा की पॉइंट, एक ओपन होता है, ये क्या है? क्लोज्ड। अब क्या करेंगे हम यहां पे कि यहां पे है एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस, ये अमीटर जुड़ा हुआ। मैंने कहा अमीटर हमेशा कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में, सीरीज में ही जुड़ा हुआ है ना। यहां पे देखिए करंट दिखाया गया है, यहां पे कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? एक R1 लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है, R3 लगा हुआ है, ठीक है। इन सब चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना, ये क्या लिखा हुआ आप सिंपल सा ये समझिए कि R1 रेजिस्टेंस है, R2 है, R3 है, ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहां पे एक हमारा स्विच लगा हुआ है, स्विच से मतलब मत रखिए, ये क्या है? क्लोज्ड है, मतलब करंट जाएगा। यहां पे एक अमीटर लगा है जो कि करंट को मेजर करे, कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब इन सब के क्रॉस जब सीरीज में लगा होता है तो करंट हमारा तीनों में सेम हो। भाई एक ही करंट तो यहां से जाएगा ना, एक ही करंट जाएगा ना, एक ही करंट जाएगा ना यहां पे। अब समझिए आप लोग, कहने का मतलब ये है कुछ ऐसा होगा, एक वायर रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से, हमने यहां पे एक बैटरी जोड़ दिया, ठीक है, और यहां पे हमने एक स्विच जोड़ा है। स्विच ऐसे भी बना सकते हैं या अपने बुक के हिसाब से आप बनाइए, ऐसा होगा, ये है। अब यहां पे क्या होगा? हमारा करंट कुछ फ्लो करेगा, आई मान लेते हैं। यहां पे इसका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, ये रेजिस्टेंस है। यहां पे जब करंट आई फ्लो करेगा तो आई तो सभी में फ्लो करेगा, वो अलग अलग थोड़ी ना होगा इसमें, बल्कि क्या होगा? यहां पोटेंशियल अलग अलग होगा। इसमें मान लेते हैं V1 है, इसमें क्या है? V2 है, इसमें V3 है, यही तो लिखा। बाकी उसमें कुछ भी है उससे मतलब नहीं है हमको, ठीक। ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन इतना नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है सिंपल सा, कि R1 जुड़ा हुआ, R2 है, R3, पोटेंशियल अलग अलग होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारा सेम होगा, पोटेंशियल सभी रेजिस्टेंस कंपोनेंट के क्रॉस अलग अलग होंगे, V1 V2 V3 मान लिया, लेकिन टोटल पोटेंशियल होगा कितना? जितना हम बैटरी लगाए हैं ना। मैं कहता हूं मेरे पास 1000 है, मैं 10 बच्चों में बांटना है, अब सब में बांट दिया, उसके बाद मैंने कहा कि बताइए टोटल इस क्लास में बच्चों के पास पैसा कोई घर से नहीं लाया है, कितना पैसा होगा? 1000 ही होगा, क्योंकि मैंने ही बांटा है ना वो। वैसे बैटरी जब सोर्स है तो वही तो पोटेंशियल बनेगा कि मतलब V = V1 + V2 + V3। देखिए, द करेंट थ्रू देम विल बी द सेम, ये लिखा हुआ है, करंट हमेशा क्या होगा? सेम होगा। The sum of the potential difference or the voltage across them is the total potential difference, that is V, जो बैटरी का पोटेंशियल है वो क्या होगा? V1 V2 V3 के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं IR, I ये होगा, R क्या होगा? R1 + R2 + R3, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे? R = क्या होता है? जैसे लिखा हुआ सेम वैसे प्लस करके लिख दीजिए, सीरीज में लिखा हो R1 + R2 + R3। और ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? V = IR जानते हैं ना। जहां पे पोटेंशियल अगर निकालना तो हम V = करंट, हमको आइडिया है तीनों में करंट कितना जा रहा है? I। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R1 R2 + R3, ये लिखा हुआ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R = R1 + R2 + R3। कोई डाउट इसमें? नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।
सेम देखिए अब क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए R1 R2 R3 है। मैंने कहा वोल्ट मीटर हमेशा कैसे जोड़ेंगे सर्किट में, पैरेलल कंडीशन में। देखिए इसके पैरेलल में क्या जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर। ये आपका एक स्विच है जो कि क्या है, क्लोज्ड है। यहाँ पे अमीटर हमेशा हम सीरीज में जोड़ेंगे, सही है। एक बैटरी लगा हुआ है जिसका समथिंग कुछ पोटेंशियल होगा, V है मान लेते हैं। अब V पोटेंशियल क्या, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा क्या कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो तीनों में सेम होता है, लेकिन करंट तीनों में अलग होगा। इस बार हम मानते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ से करंट डिवाइड होगा, I1 इधर गया, I2 गया, I3, लेकिन टोटल करंट तो उतना ही होगा ना जितना बैटरी दे रहा है। I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। समझ रहे हो, बैटरी जितना करंट देगा वही तो उन सब में जाएगा, भले डिवाइड होके जाए, I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, वो डिपेंड करता है उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। कोई 1 ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का है, उस पर डिपेंड करेगी। तो I इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, आर वी अपॉन आर इक्वल R1 प्लस R2। इससे निकालेंगे तो हमारा R इक्वल कितना आ जाता है, टोटल पैरेलल में कितना आएगा, 1 अपॉन R1 लिखते हैं, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट यहाँ जो भी पैरेलल यहाँ P लिखा हुआ है, या टोटल कितना होगा तो 1 अपॉन में लिखिए, कोई वैल्यू मानिए, R इक्विवेलेंट उतना है। और उसके बाद जितने रेजिस्टेंस दिए हुए हैं पैरेलल में उसको 1 अपॉन में R1 लिखिए, 1 अपॉन में R2 लिख दीजिए, 1 अपॉन में R3। सीरीज में क्या करते हैं, R लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, R4 R5 जितने भी हो सबको जोड़िए, सिंपल सा एल्जेब्रिक सम। यहाँ पे केवल इनवर्स करके जोड़िए, वही क्या कहलाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला इसी में देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। अच्छा ये बताइए, जब किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो करंट क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है। अपोज करने पे होता है क्या, इसका मतलब क्या होता है कि भाई कंडक्टर में लैटिस हैं, आयंस हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। अब टकराने से क्या होता है, थोड़ा हीट जनरेट होता है। अब हीट जनरेट से क्या होता है, उसके हीट क्या होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर हमारा है और वायर में जो जा रहा है करंट उसकी वजह से हीट जनरेट हो रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, दैट कंडक्टर। और वो हीट क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जाएगा, लॉस करेगा। तो यहां पे लिखा है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टिव एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग चार्जेस सफर रेजिस्टेंस। फ्लोइंग चार्जेस सफर रेजिस्टेंस को सफर करते हैं, एंड वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट। हीट में कन्वर्ट होगा वो, भाई कोलिजन से क्या होगा, हीट कन्वर्ट होगा, लिखा नहीं हुआ लेकिन आप समझिए, आयन लैटिस से टकराते हैं। एंड द कंप्लीट सीक्वेंस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी डज द वर्क विच इज कन्वर्ट इनटू द हीट। जूल्स लॉ इसी पे दिया गया है, व्हेन अ करंट I flows through a resistor R, heat is produced and the heat produced H से दिखाएंगे कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस एंड द टाइम T फॉर विच द करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द रेजिस्टेंस, एंड दैट इज द I स्क्वायर R। मतलब जो हीट होगा वो क्या होगा, करंट के स्क्वायर के होगा इनटू जो वायर का उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, उसमें टाइम से मल्टीप्लाई करिए। वो टाइम क्या है, जितने समय के लिए उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर है। मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, या मैकेनिकल वर्क कहते हैं उसे, वर्क मैकेनिकल वर्क के लिए। इलेक्ट्रिकल वर्क में भी सेम होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क में इलेक्ट्रिकल वर्क होगा अपॉन टाइम। रेट होगा क्या होगा, द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलिए इज कंज्यूम्ड और द डिसिपेटेड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, W/T होगा। सेम वैसा ही है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए P इक्वल्स टू I स्क्वायर R या V स्क्वायर R या QV अपॉन T भी लिखते हैं, ठीक है। एंड पावर इज एक्सप्रेस्ड इन द जूल पर सेकेंड, या उसी को बोलते हैं वॉट में। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर क्या 746 वाट के बराबर होगा, 1 हॉर्स पावर। ये प्रैक्टिकल यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। फिर एनर्जी की यूनिट भी हम देख सकते हैं इसी में, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करिए, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इस किलोवाट आवर, या उसी को बोलते हैं हम यूनिट बोलते हैं, वो कितना होता है 3.6 10⁻⁶ जूल के बराबर होगा। जो हम घरों में मीटर लगा होता है इसी में हम मेजर करते हैं यूनिट के हिसाब से। अब देखिए घरों में आप देखा होगा, कभी आप जैसे भी रहा होगा, आपने कभी कटआउट देखा होगा ना, ऐसे सिंबल होता है कि घर में एक मेन बोर्ड है जहां से मीटर से वायर आया, उसके बाद हम क्या लगाए होते हैं, कटआउट लगाते हैं वहां पे दो। अगर कभी आपने गौर करके देखा कटआउट में बंधा होगा तो पतला सा वायर बंधा होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, घर में अगर कहीं भी दिक्कत, शॉर्ट सर्किट होता है या बाहर से दिक्कत आती है, करंट कहीं हाई पावर का हाई वोल्टेज में बदल गया, गलती से होता रहता है कभी कभार, बरसात वगैरह के मौसम में ज़्यादा होंगे, तो जब हमारा वोल्टेज हाई होता है तो वो तुरंत फ्यूज वायर क्या होगा, जल जाएगा और वहाँ से सर्किट आपका कट जाएगा। तो घर में जो भी अप्लायंस आपके लगे हुए हैं, चाहे फैन है, टीवी है, फ्रिज है, वो सब चीज़ें खराब होने से बच जाएंगे या जलने से आपके बच जाते हैं। तो यही हमारा उपयोग है किसका, फ्यूज वायर का। तो आइए देखते हैं फ्यूज वायर क्या है, आपको दिया गया है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस है कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट इज अ वायर मेड ऑफ ए मटेरियल हुज मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, बहुत लो हो। जैसे ही हाई होता है वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। फ्यूज वायर आर मेड ऑफ कॉपर और टिन और लेड एलॉय का बना होता है। कॉपर का बनाएंगे हम या क्या, टिन और लेड के एलॉय का मिक्स करके बनाते हैं। And when large current flows through a circuit and the hence large current हो through a circuit and hence through the fuse wire large amount of heat is generate करता है वो, और उससे क्या होगा, वो तुरंत आपका जल जाएगा और उससे क्या होगा, हमारे घर के अप्लायंस क्या होते हैं, उससे सेफ रहते हैं। तो इस तरह से हमने आज जो वन शॉट में रिवीजन किया वो आपका है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसको एक बार अच्छे से दोबारा से देखिएगा, आपको बार बार थोड़ा सा आपका रिवाइज होगा और बड़े कम समय में आपका रिवाइज हो जाएगा। इससे आपको पूरा का पूरा आपका सिलेबस एक ही राउंड में कवर होगा। बाकी हम देखेंगे आगे के सीरीज में। आज के लिए इतना ही, और जो भी क्वेश्चन PYQs होंगे उसे हम इसी सीरीज में कल के लेक्चर में करवाएंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।